23.1 परिचय। प्रवासन एक प्राकृतिक घटना है जो लाखों वर्षों से होती आ रही है और आज भी दुनिया भर में जारी है। ऐसा तब होता है जब लोगों को जहां वे हैं वहां अपना भरण पोषण करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वे उन स्थानों पर चले जाते हैं जहां ये संसाधन उपलब्ध होते हैं। अतीत में लोग अपने घरेलू देशों में खराब जीवन स्थितियों और आर्थिक कठिनाइयों के कारण या अन्य स्थानों पर बेहतर अवसरों के वादे से आकर्षित होकर प्रवास करते थे। वैश्वीकरण और संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति ने लोगों को प्रवासन के लिए और भी अधिक इच्छुक बना दिया है। आर्थिक कारण अब एकमात्र प्रेरक शक्ति नहीं है। जिन देशों को लोग छोड़ रहे हैं और जिन देशों में जा रहे हैं, उनके बीच संबंध समाचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से मजबूत हुए हैं। जो लोग आज यात्रा पर हैं, उनमें श्रमिक प्रवासी, उचित दस्तावेज वाले और बिना दस्तावेज वाले दोनों, उच्च कुशल पेशेवर, उद्यमी, शरणार्थी, शरण चाहने वाले और पहले के प्रवासियों के परिवार के सदस्य शामिल हैं। तो जब हम प्रवासन के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब है? आमतौर पर इसमें रहने के लिए नई जगह की तलाश में अस्थायी या स्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी प्रकार की आवाजाही शामिल होती है। प्रवासन को आम तौर पर एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जो वहीं से शुरू होती है जहां से कोई व्यक्ति मूल रूप से आता है और जहां वह जा रहा होता है वहीं समाप्त होता है। प्रवासन के प्रभाव, चाहे वे समाज, संस्कृति, अर्थशास्त्र या राजनीति से संबंधित हों, दोनों स्थानों पर महसूस किए जाते हैं जहां से लोग आते हैं और जहां वे जाते हैं। प्रवासन विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे आर्थिक आवश्यकता, राजनीतिक कारक या व्यक्तिगत पसंद, सभी बहुत अलग स्थितियों में और अलग-अलग परिणामों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का एक परिणाम प्रवासी समुदायों का निर्माण है। 1990 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने अनुमान लगाया कि 80 मिलियन से अधिक लोगों ने अपना गृह देश छोड़ दिया था। उनमें से 30 मिलियन अनियमित प्रवासी थे और 15 मिलियन शरणार्थी या शरण चाहने वाले थे। 1992 तक प्रवासियों की संख्या 100 मिलियन हो गई थी, जिनमें से 20 मिलियन शरणार्थी और शरण चाहने वाले थे। जुलाई 2002 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग ने अनुमान लगाया कि 185 मिलियन लोग कम से कम एक वर्ष से अपने गृह देश से बाहर रह रहे थे। उनमें से अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे जो अपने गंतव्य देशों में अप्रवासी बनने की क्षमता रखते थे। सफरान 1991, शेफर 1993, ब्रुनेव 1994 और कोहेन 1999 के शोध का हवाला देते हुए एक समूह या समुदाय को प्रवासी कहा जा सकता है यदि 4 शर्तें पूरी होती हैं। सबसे पहले, समूह को अपनी जातीय पहचान और चेतना को संरक्षित करते हुए अपने गृह राष्ट्र की सीमाओं से परे प्रवास और बसना पड़ा। दूसरे, उन्हें एक सक्रिय सहयोगी जीवन बनाए रखने की आवश्यकता थी। तीसरा, उनका अपनी मातृभूमि से किसी न किसी रूप में जुड़ाव होना चाहिए, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक। चौथा, उन्हें दुनिया भर में समान जातीय मूल के अन्य समूहों के साथ संबंध रखना चाहिए। धारा 23.2 प्रवासी समुदायों के विकास में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा करती है। तंबिया 2000 ने प्रवासी समुदायों की उत्पत्ति के लिए 2 मुख्य स्रोतों की पहचान की। स्वैच्छिक प्रवासन, इनमें लोगों के समूह शामिल होते हैं जिनके पास अक्सर मूल्यवान नौकरी कौशल होते हैं, जो बेहतर आर्थिक अवसरों और अन्य स्थानों पर उच्च जीवन स्तर की तलाश करते हैं। अनैच्छिक विस्थापन, इस श्रेणी के लोग अपने गृह देशों में राजनीतिक अशांति,
युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं से भाग रहे थे। उन्हें आम तौर पर शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के रूप में संदर्भित किया जाता था, जिन्हें कुछ अपवादों के साथ मेजबान देशों के लिए अधिक बोझ के रूप में देखा जाता था। रॉबिन कोहेन 1999 178 के अनुसार बॉक्स 23.1 प्रवासी भारतीयों की एक टाइपोलॉजी प्रदान करता है। इसमें यहूदी, अर्मेनियाई, ग्रीक, भारतीय, लेबनानी और चीनी प्रवासी जैसी श्रेणियां शामिल हैं, और इसका विस्तार दुनिया भर में कई अल्पसंख्यक समूहों तक है। कोहेन प्रवासी भारतीयों को विभिन्न विश्लेषणात्मक उपप्रकारों के अंतर्गत वर्गीकृत करने का भी प्रयास करते हैं। उदाहरण: पीड़ित शरणार्थी प्रवासी, यहूदी, अफ्रीकी और अर्मेनियाई जैसे समूहों को अपनी मातृभूमि छोड़कर अन्य स्थानों पर बसने के लिए मजबूर किया गया। आयरिश और फिलिस्तीनियों को भी ऐसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ा। शाही औपनिवेशिक प्रवासी, अतीत में प्राचीन यूनानियों, ब्रिटिश और रूसियों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उपनिवेश स्थापित किए। स्पेनिश, पुर्तगाली और डच ने भी ऐसा ही किया। श्रमिक सेवा प्रवासी, भारत, चीन, जापान, सिख, तुर्क और इटालियंस के लोगों को विभिन्न कार्य व्यवस्थाओं के तहत दूर देशों में काम करने के लिए भेजा गया था। व्यापार व्यवसाय पेशेवर प्रवासी, वेनेशियन, लेबनानी और चीनी विदेशी क्षेत्रों में व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। आजकल भारतीय और जापानी भी ऐसा ही करते हैं। अनुबंध संकर उत्तराधुनिक प्रवासी, कैरेबियाई लोग विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों के साथ नए वातावरण में अनुकूलित हुए। वर्तमान समय में चीनी और भारतीय एक ही तरह का काम कर रहे हैं। 23.3 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विकास के कारण। पैगी लेविट ने 1999 में अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के गठन के पीछे के कारणों के बारे में बात की थी। इन कारणों में शामिल है: आसान यात्रा और संचार, बेहतर परिवहन और संचार। घरेलू देशों में आप्रवासियों की भूमिका। आप्रवासी अपने साथी प्रवासियों और उनके बच्चों की मदद करते हैं, जिससे उनकी अपनी वैधता को बढ़ावा मिलता है। मेजबान देशों का आर्थिक और राजनीतिक महत्व। मेजबान देश आर्थिक और राजनीतिक मामलों में देशों को भेजने के लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। प्रवासियों का हाशियाकरण। प्रवासियों को अपने मेजबान देशों में बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। वैचारिक माहौल। ऐसे माहौल में होने वाला प्रवासन जो आत्मसात करने के बजाय विविधता का समर्थन करता है। रॉबिन कोहेन, श्नैपर द्वारा 1999 में उल्लेख किया गया, ने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के उभरने के लिए आवश्यक स्थितियों पर ध्यान दिया। इन शर्तों में शामिल है: गैर सरकारी संगठन, इन संगठनों की संख्या और गतिविधि। अंतर्राष्ट्रीय संघ, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस जैसे समूहों का कार्य। अतिराष्ट्रीय संगठन, ऐसे संगठनों में सदस्यता और विभिन्न आबादी के साथ उनकी भागीदारी। अध्याय 23.4 भारतीय प्रवासी। भारतीय अलग अलग समय पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चले गए हैं। वे ब्रिटिश और चीनी के बाद विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा समूह है। भारतीय मूल के लगभग 20 मिलियन लोग 70 देशों में रहते हैं, जो फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम जैसे स्थानों में 40% से अधिक आबादी बनाते हैं। वे मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, युगांडा, यूके, अमेरिका और कनाडा में छोटे अल्पसंख्यक हैं। ऐतिहासिक रूप से भारतीय उत्प्रवास 4 व्यापक श्रेणियों में आता है। पूर्वौपनिवेशिक प्रवासन। भारतीय प्राचीन काल से ही व्यापार और धर्म के प्रसार के लिए विदेश जाते रहे हैं। औपनिवेशिक प्रवासन। यह 1830 के दशक में शुरू हुआ जब भारतीयों को ब्रिटिश,
फ्रांसीसी और डच उपनिवेशों में भेजा गया। उत्तर औपनिवेशिक प्रवासन भारतीय औद्योगिक रूप से विकसित देशों में चले गए। हालिया प्रवासन पश्चिम एशिया में प्रवासन। पूर्व औपनिवेशिक युग में भारतीयों ने पहली शताब्दी ईस्वी से व्यापार और धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रवास करना शुरू कर दिया था। भारतीय राजकुमार, पुजारी, कवि और कारीगर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चले गए। इस अवधि के उल्लेखनीय उदाहरणों में अंकोर वाट, लारा जोंगग्रैंग और बोरोबुदुर शामिल है। यह प्रारंभिक प्रवास प्रारंभ में बौद्ध मिशनरियों के कारण था। 16वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मध्ययुगीन दक्षिण पूर्व एशिया के हिंदू साम्राज्यों ने भारतीय श्रमिकों और कारीगरों को आकर्षित किया था। व्यापार संबंध धीरे धीरे विकसित हुए, जिससे पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय बस्तियां बसी। गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों के व्यापारी मलक्का, अचेह, टर्नेट और टिडोर जैसे बंदरगाह शहरों में बस गए और अंततः स्थानीय समुदायों का हिस्सा बन गए। औपनिवेशिक प्रवासन 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे कई भारतीयों के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाने के अवसर पैदा हुए। यूरोपीय उपनिवेशों को नए बागानों, उद्योगों और व्यवसायों के लिए बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता थी। जब 1834, 1846 और 1873 में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डच उपनिवेशों में गुलामी समाप्त कर दी गई, तो चीनी, चाय, कॉफी, कोको और रबर जैसी फसलों की देखभाल के लिए पर्याप्त श्रमिक नहीं थे। अधिक श्रमिकों को खोजने के लिए औपनिवेशिक सरकारें गिरमिटिया श्रमिक नामक एक प्रणाली लेकर आईं। इस प्रणाली के लिए व्यक्तिगत मजदूरों को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती थी, जो आमतौर पर 3 से 5 वर्षों तक वृक्षारोपण पर काम करने के लिए सहमत होते थे। यह प्रथा 19वीं सदी के अंत में शुरू हुई और 20वीं सदी की शुरुआत तक जारी रही। इस प्रणाली के तहत हजारों भारतीय दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी और कैरेबियन जैसे स्थानों पर चले गए। वे आम तौर पर कलकत्ता और मद्रास के बंदरगाहों से निकलते थे, और कई लोग मद्रास प्रेसिडेंसी और पूर्वी यूपी के भोजपुरी क्षेत्र में तमिल और तेलुगु आबादी वाले क्षेत्रों से आए थे, और उत्तरी बिहार। लगभग 13 लाख भारतीयों ने गिरमिटिया मजदूरों के रूप में महासागरों को पार किया। कई कारकों ने भारतीयों को अनुबंध के माध्यम से रोजगार तलाशने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले सामाजिक उत्पीड़न, लघु उद्योगों की गिरावट, समय पर पड़ने वाले अकाल, अत्यधिक गरीबी और बेरोजगारी के कारण भारत में स्थितियां कठिन थी। इस बीच औद्योगिक विकास के कारण पश्चिम समृद्ध होता जा रहा था। दूसरे, औपनिवेशिक शक्तियों ने भारतीयों को कुशल, मेहनती और उपयोगी पाया। इसलिए ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली सभी ने अपने बागानों और कृषि अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए भारतीय श्रम का उपयोग किया। एक बार जब ये भारतीय आप्रवासी उपनिवेशों में पहुंचे, तो वे 5 या अधिक वर्षों तक विशिष्ट वृक्षारोपण पर काम करने के लिए बाध्य थे। वे वहां पृथक परिस्थितियों में रहते थे। हालांकि उन्हें उचित वेतन और उनकी सहमत कार्य अवधि के बाद भारत वापस यात्रा का वादा किया गया था, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग वापस लौटे। गरीबी और बेहतर जीवन की चाहत ने उनमें से कई को इन नए देशों में स्थायी रूप से बसने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उनके पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं थे और उन्होंने विदेश में बेहतर अवसर देखे। श्रीलंका, बर्मा और मलाया में प्रवास अफ्रीकी और कैरेबियाई देशों में प्रवास से काफी अलग था। जो लोग श्रीलंका और मलाया गए वे भारत के दक्षिणी हिस्सों से आए थे और उन्हें कांगनी नामक एक व्यक्ति द्वारा लाया गया था। ये भारतीय प्रवासी मुख्य रूप से चाय,
कॉफी और रबर के बागानों में काम करते थे। 1852 से 1937 तक लगभग 15 लाख भारतीय सीलोन, श्रीलंका, 20 लाख मलाया और 25 लाख बर्मा गए। हालांकि 1920 के बाद कांगनी के नेतृत्व वाले प्रवासन, जिसकी कुल संख्या लगभग 6 मिलियन थी, में गिरावट शुरू हो गई क्योंकि भारतीय श्रम की मांग कम हो गई और अधिक लोग अपने आप ही पलायन करने लगे। बॉक्स 23.2 पुराने और नए भारतीय प्रवासी के बीच अंतर करना। भारतीय प्रवासी पर चर्चा करते समय उन लोगों के बीच अंतर करना आवश्यक है जो औपनिवेशिक काल के दौरान प्रवासित हुए, जिन्हें पुराने प्रवासी कहा जाता है, और जो लोग औपनिवेशिक शासन के बाद प्रवासित हुए, जिन्हें नया प्रवासी कहा जाता है। ये दोनों समूह अपने प्रवास की परिस्थितियों, अपने गंतव्यों, अपनी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और भारत के साथ अपने संबंध के स्तर में भिन्न है। जबकि न्यू डायस्पोरा अभी भी भारत में अपने परिवारों और समुदायों के साथ मजबूत संबंध बनाए हुए हैं, पुराने डायस्पोरा के अधिकांश लोगों का अपनी मातृभूमि से संपर्क टूट गया है। दूरदराज के देशों में जहाज द्वारा अपनी लंबी यात्रा के दौरान जिन लोगों के साथ उन्होंने यात्रा की, वे उनके जहाज भाई बन गए, जिससे उनके साझा अनुभवों के कारण भाईचारे की भावना पैदा हुई। औपनिवेशिक युग के दौरान गठित भारतीय प्रवासी समुदाय विभिन्न बागानों में काम करने वाले अपने साथी देशवासियों से पूरी तरह से कटे हुए थे। उन्हें गुलामी के एक नए रूप का सामना करना पड़ा जिसे गिरमिटिया श्रम के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा लगाया गया था और उनकी अपनी मातृभूमि के साथ परिवहन और संचार तक सीमित पहुंच थी। इसके विपरीत उत्तरौपनिवेशिक प्रवासी पेशेवर रूप से प्रशिक्षित थे, मध्यम वर्ग का हिस्सा थे और अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय थे। उन्होंने पर्याप्त आय भी अर्जित की, जिससे उन्हें अपने मूल स्थान पर जाने और नियमित संचार बनाए रखने की अनुमति मिली। यात्रा, परिवहन, संचार, सूचना और इंटरनेट में प्रगति ने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और आभासी समुदायों के विकास में बहुत योगदान दिया है। इससे वैश्विक संदर्भ में स्थानीय कनेक्शनों का पुनरुत्थान हुआ है, जिससे स्थान और समय सिकुड़ता दिख रहा है। उत्तरौपनिवेशिक प्रवासन। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों ने भारत सहित हर उस देश को प्रभावित किया जहां प्रवासी थे। इस अवधि के दौरान लोग अधिक विकसित देशों की ओर जाने लगे। प्रवासी ज्यादातर कुशल पेशेवर, विशेषज्ञता वाले श्रमिक, उन देशों के उद्यमी थे जो कभी उपनिवेश थे और अविकसित क्षेत्र थे। इसमें एंग्लो इंडियन भी शामिल थे। युद्ध के बाद का यह प्रवास के पहले के रूपों जैसे गिरमिटिया मजदूर, कंगनी और अन्य श्रमिक आंदोलनों से काफी भिन्न था। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीयों ने यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों के लिए अपना देश छोड़ दिया। भारत से भारतीयों के अलावा दुनिया के अन्य हिस्सों से, विशेषकर पूर्व उपनिवेशों, प्रवासी भारतीयों से भी लोग इन देशों में जाने लगे। इन व्यक्तियों को अक्सर दो मुख्य कारणों से दो बार प्रवासी कहा जाता है: अफ्रीकीकरण नीतियां और जातीय हिंसा। दोनों ही मामलों में पूर्व उपनिवेशों के भारतीयों ने इन नई भूमियों पर प्रवास करने की इच्छा व्यक्त की। 1972 में युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने 75,000 युगांडा एशियाई लोगों को देश से बाहर निकाल दिया। इनमें से कई व्यक्ति भारतीय मूल के थे और व्यापार, बैंकिंग, प्रशासन और श्रम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सफल थे। उनमें से लगभग 27,000 यूनाइटेड किंगडम में स्थानांतरित हो गए, जबकि अन्य 61,000 कनाडा चले गए। कुछ तो भारत चले आए, बावजूद इसके कि वे पहले कभी वहां नहीं रहे।
बी। दूसरा उदाहरण फिजी है। 1970 के दशक तक मूल फिजियन अपनी ही भूमि में अल्पसंख्यक बन गए थे, जिनमें भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी थी। मुख्य रूप से ब्रिटिशों द्वारा गिरमिटिया मजदूरों के रूप में फिजी लाए गए खेत श्रमिकों के वंशज थे। 1987 में एक भारतीय समर्थित गठबंधन सरकार के लिए चुना गया, जिसके कारण जातीय भारतीय और जातीय फिजी आबादी के बीच तनाव पैदा हो गया। अंततः जातीय फिजियों ने राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त कर लिया और कई इंडो फिजियों ने अपना जन्मस्थान छोड़ दिया। कुछ भारत चले गए, जबकि अन्य ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अपने नए घर के रूप में चुना। पश्चिम एशिया में हालिया प्रवासन। हाल के वर्षों में कई भारतीय मुख्य रूप से ऐसी नौकरियों के लिए पश्चिम एशिया के देशों में जा रहे हैं, जिनमें अनुबंध के आधार पर श्रम और सेवा शामिल है। यह प्रवृत्ति 1973 में शुरू हुई, जब सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर और लीबिया जैसे खाड़ी और उत्तरी अफ्रीका में तेल निर्यातक देशों में विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इन देशों के पास अपने बुनियादी ढांचे को विकसित करने की योजना थी, जिससे विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र में अकुशल शारीरिक श्रम की मांग पैदा हुई। जैसे जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का प्रारंभिक चरण पूरा हुआ और जैसे जैसे मध्य पूर्व में औद्योगिकरण की ओर बदलाव हुआ, आवश्यक श्रम का प्रकार भी बदल गया। 1975 और 1980 के बीच इस नए बुनियादी ढांचे के प्रबंधन और संचालन के लिए 10 लाख से अधिक कुशल भारतीय श्रमिकों को काम पर रखा गया था। वर्ष 2005 तक यह संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 35 लाख से अधिक हो गई। चिंतन और कार्य 23.1। भारतीय प्रवास की प्रकृति का वर्णन करें। चिंतन और कार्रवाई 23.1। भारतीय प्रवास की प्रकृति। भारतीय उत्प्रवास एक बहुआयामी घटना है, जिसका दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत से दुनिया के अन्य हिस्सों में लोगों की इस आवाजाही का पता सदियों पहले लगाया जा सकता है, और यह आज भी वैश्विक परिदृश्य को आकार दे रहा है। इस प्रतिबिंब में हम भारतीय प्रवास की प्रकृति पर गहराई से विचार करेंगे, इसकी ऐतिहासिक जड़ों, इसके विविध कारणों और गंतव्यों और प्रवासियों और उनके द्वारा बसाए गए क्षेत्रों दोनों पर इसके परिणामों की जांच करेंगे। भारतीय प्रवास की ऐतिहासिक जड़ें। भारतीय उत्प्रवास का इतिहास प्राचीन काल में खोजा जा सकता है, जिसमें भारतीय व्यापारियों और नाविकों के सिंधु घाटी सभ्यता जैसे सुदूर देशों में जाने के प्रमाण मिलते हैं। भारतीय व्यापारियों और नाविकों ने दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के विभिन्न हिस्सों के साथ संबंध स्थापित किए थे, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और भारतीय ज्ञान, विशेष रूप से गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के प्रसार में योगदान हुआ था। हालांकि भारतीय प्रवास की अधिक महत्वपूर्ण लहर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुई। ब्रिटिश साम्राज्य अपने विभिन्न उपनिवेशों, जिनमें दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और कैरेबियाई क्षेत्र शामिल थे, के लिए कुशल और अकुशल दोनों तरह के भारतीय श्रमिकों पर बहुत अधिक निर्भर था। भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को बागानों, खदानों और रेलवे पर काम करने के लिए ले जाया गया, जिससे त्रिनिदाद और टोबैगो, मॉरिशस, फिजी और दक्षिण अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासी आए। भारतीय प्रवास के कारण। भारतीय प्रवास ऐतिहासिक और समसामयिक दोनों प्रकार के विभिन्न कारकों से प्रेरित रहा है। आर्थिक अवसर। प्राथमिक चालकों में से एक बेहतर आर्थिक अवसरों की खोज है। कई भारतीय नौकरियों, उच्च वेतन और बेहतर जीवन स्थितियों की तलाश में विशेष रूप से खाड़ी देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में प्रवास कर गए हैं। ऐतिहासिक घटनाएं।
1947 में भारत का विभाजन और उसके बाद पाकिस्तान के निर्माण जैसी घटनाओं के कारण बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और लाखों लोग विस्थापित हुए। विभाजन के कारण वर्तमान पाकिस्तान से हिंदू और सिखों का भारत की ओर और मुसलमानों का भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन हुआ। शिक्षा और कौशल विकास, भारतीय छात्र और पेशेवर शैक्षिक अवसरों और कैरियर की संभावनाओं के लिए प्रवास कर रहे हैं। भारतीय छात्र तेजी से विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और आईटी, चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उच्च कुशल पेशेवरों ने विश्व स्तर पर काम के अवसर तलाशे हैं। पारिवारिक पुनर्मिलन, कई प्रवासी अपने परिवार के उन सदस्यों से जुड़ने के लिए विदेश जाते हैं जो पहले से ही विदेश में स्थापित हो चुके हैं। यह पश्चिम में भारतीय समुदायों के बीच विशेष रूप से आम है। वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण के आधुनिक युग और डिजिटल युग ने भारतीयों के लिए दुनिया भर के अवसरों से जुड़ना आसान बना दिया है। आईटी उद्योग प्रवासन का एक महत्वपूर्ण चालक रहा है। भारत आउटसोर्सिंग और प्रौद्योगिकी सेवाओं का केंद्र बन गया है। राजनीतिक और पर्यावरणीय कारक, राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक संघर्ष और पर्यावरणीय चुनौतियों ने भी भारत से प्रवास में भूमिका निभाई है। कुछ व्यक्तियों ने इन कारकों के कारण दूसरे देशों में शरण ली है। भारतीय प्रवास के गंतव्य, भारतीय प्रवासी दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण गंतव्यों में शामिल है खाड़ी देश, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर जैसे खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी देशों ने मुख्य रूप से निर्माण, स्वास्थ्य सेवा और सेवा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों को आकर्षित किया है। पश्चिमी देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों, पेशेवरों और परिवार के पुनर्मिलन के लिए पारंपरिक गंतव्य रहे हैं। ये देश उच्च शिक्षा, कुशल रोजगार और उच्च जीवन स्तर के अवसर प्रदान करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में बड़ी संख्या में भारतीय आबादी रहती है, जो अक्सर व्यापार और वाणिज्य में शामिल होते हैं। अफ्रीकी राष्ट्र, भारतीय समुदाय पूरे अफ्रीका में फैले हुए हैं, जिनकी दक्षिण अफ्रीका, केन्या और मॉरिशस जैसे देशों में पर्याप्त उपस्थिति है। कैरेबियन और दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना और सूरीनाम में इंडो कैरेबियन मूल की बड़ी आबादी है, जो भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के वंशज है। भारतीय प्रवास के परिणाम, भारतीय उत्प्रवास के प्रवासियों और उनके रहने वाले क्षेत्रों दोनों पर दूरगामी परिणाम हुए हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, भारतीय प्रवासियों ने अपने मेजबान देशों में भारतीय संस्कृति, परंपराओं और व्यंजनों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने वैश्विक विविधता को समृद्ध किया है। आर्थिक योगदान, भारतीय प्रवासियों ने मेजबान देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में। सामाजिक चुनौतियां, भारतीय प्रवासियों को अक्सर एकीकरण और भेदभाव से संबंधित सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां गंतव्य और प्रवासी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। राजनीतिक प्रभाव, भारतीय प्रवासियों का अपने मेजबान देशों और भारत दोनों में राजनीतिक प्रभाव रहा है। वे राजनीतिक अभियानों में योगदान देते हैं और विदेश नीति निर्णयों को प्रभावित करते हैं। प्रेषण, भारतीय प्रवासी अक्सर अपने देश में प्रेषण भेजते हैं, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था और उनके परिवारों की भलाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निष्कर्षतः, भारतीय उत्प्रवास एक जटिल और गतिशील घटना है जो सदियों से विकसित हुई है। इसे ऐतिहासिक घटनाओं,
आर्थिक कारकों और बेहतर जीवन की खोज ने आकार दिया है। भारतीय प्रवासियों ने एकीकरण से संबंधित चुनौतियों का सामना करते हुए अपने मेजबान देशों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय प्रवास की प्रकृति को समझना इसके वैश्विक प्रभाव और आधुनिक दुनिया को आकार देने में इसकी भूमिका की सराहना करने के लिए आवश्यक है। 23.5 भारतीय प्रवासी क्षेत्रीय आयाम। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृति, धर्म, भाषा और जाति में भिन्नताएं हैं। भारतीय प्रवासी, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय भी इन विविधताओं को प्रतिबिंबित करते हैं और अक्सर अपने मूल स्थान की सांस्कृतिक विशेषताओं को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। इस खंड में हम विभिन्न क्षेत्रों के कुछ महत्वपूर्ण प्रवासी समुदायों और उनके बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संक्षेप में पता लगाएंगे। हम 3 विशिष्ट प्रवासी समूहों पर ध्यान केंद्रित करेंगे: पंजाबी, गुजराती और तेलुगु। इन समुदायों को भारतीय प्रवासियों के भीतर उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति और व्यापक नेटवर्किंग के कारण गहन चर्चा के लिए चुना गया है। वे पारंपरिक रीति-रिवाजों, भाषा, धर्म, विवाह परंपराओं को बनाए रखने और अपने क्षेत्रीय या भाषाई प्रवासी के सदस्यों के बीच विदेशी देशों और अपनी मातृभूमि दोनों में मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। पंजाबी प्रवासी। पंजाबी प्रवासी में वे लोग शामिल हैं जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित भारतीय राज्य पंजाब से आए हैं। पंजाब की सीमा उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूर्व में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दक्षिण में हरियाणा और राजस्थान और पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है। पंजाब नाम 2 फारसी शब्दों से लिया गया है। पंज का अर्थ है 5 और अब का अर्थ है पानी। ऐतिहासिक रूप से 5 नदियों की भूमि को संदर्भित करता है। आज पंजाब में बोली जाने वाली प्राथमिक भाषा पंजाबी है, जो राज्य की आधिकारिक भाषा भी है और गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाब की लगभग 60% आबादी सिख धर्म का पालन करती है। यह धर्म गुरु नानक की शिक्षाओं पर आधारित है। राज्य में हिंदू सबसे बड़े अल्पसंख्यक है। इसके बाद मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई और जैन है। पंजाबी दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिनकी कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और विभिन्न यूरोपीय देशों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। वे अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को अपने साथ लेकर चलते हैं और वैश्विक भारतीय प्रवासी की समृद्ध छवि में योगदान करते हैं। पंजाबी लोगों का प्रवास 1800 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, लेकिन 1840 के बाद ही उनमें से एक बड़ी संख्या में अमेरिका और ब्रिटेन जाना शुरू हुआ। अगले 50 वर्षों में पंजाब की आर्थिक प्रगति तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बार-बार पड़ने वाले अकाल और भूमि के अलाभकारी टुकड़ों में विभाजन के कारण बाधित हुई। इसके अतिरिक्त उच्च भूमि कर, बढ़ता ग्रामीण ऋण, बढ़ती जनसंख्या और भूमि की परिणामी मांग के कारण पंजाबियों का दूसरे देशों में बड़े पैमाने पर प्रवासन हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किए गए नए आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के कारण कुछ पंजाबी किसानों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1860 के दशक में पंजाब औपनिवेशिक श्रमिक प्रवासन प्रणाली का एक हिस्सा बन गया, जिसमें कुछ पंजाबियों को औपनिवेशिक एजेंटों द्वारा चुना गया था। जब अंग्रेजों को युगांडा रेलवे परियोजना के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने पंजाबियों को प्राथमिकता दी। 19वीं शताब्दी के अंत में पंजाबियों का पूर्वी अफ्रीकी देशों में प्रवासन तेज हो गया, विशेषकर कारीगरों के बीच, मुख्य रूप से जालंधर क्षेत्र के रामगढ़िया सिखों के बीच। उन्हें गिरमिटिया श्रमिक प्रणाली के हिस्से के रूप में रेलवे निर्माण पर काम करने के लिए भर्ती किया गया था। निर्माण पूरा होने के बाद केवल कुछ श्रमिक घर लौट आए,
जबकि अधिकांश ने वहीं रहने और रेलवे के लिए काम करना जारी रखने का विकल्प चुना। हालांकि कई पंजाबी गिरमिटिया प्रणाली के तहत काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके लिए अनुपयुक्त है। बागानों में पंजाबी श्रमिकों की स्थितियों का वर्णन करते हुए दर्शन सिंह ततला ने कहा कि वेस्ट इंडीज में काम के लिए भर्ती किए गए पहले कुछ 100 पंजाबियों को बागान मालिकों द्वारा अनुपयुक्त माना जाता था। इन पंजाबी प्रवासियों को खेत मजदूरों के रूप में आपत्तिजनक देखा गया। उनमें से कई स्पेनिश मेन की ओर भाग गए, उन्होंने खेतों में काम करने से इनकार कर दिया और आम तौर पर अनियंत्रित और परेशान करने वाले थे। 21वीं सदी की अगुवाई में पंजाबी अब दुनिया के हर हिस्से में रह रहे हैं और सभी प्रकार की नौकरियों में शामिल है। अतीत में भारत की आज़ादी से पहले अधिकांश पंजाबी प्रवासी कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम जैसी जगहों पर गए थे। हालांकि आज़ादी के बाद पंजाबी प्रवासी भी यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में जाने लगे। पंजाबियों ने धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के माध्यम से सीमाओं के पार मजबूत संबंध बनाए हैं, जिसका उपयोग वे उन देशों में और अपनी मातृभूमि में अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। पंजाबी ट्रांसनेशन नेटवर्क पंजाबी पारिवारिक बंधनों, शादियों और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से अपने सामाजिक संबंध बनाए रखते हैं। पंजाबी प्रवासी पंजाब में अपने परिवारों और दुनिया भर में रिश्तेदारों के साथ संपर्क में रहकर इन पारिवारिक संबंधों को बनाए रखते हैं। वे विभिन्न अवसरों पर अपनी मातृभूमि का दौरा करके इन संबंधों को जीवित रखते हैं। जैसा कि 1997 में एंजेलो ने उल्लेख किया था, वे लगातार यात्राओं के माध्यम से सामाजिक संपर्क का आदान प्रदान करते हैं, कभी कभी महीने में 2 बार से भी अधिक, साथ ही कभी कभार घर वापसी भी करते हैं। पंजाबी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में विवाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में व्यवस्थित विवाह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे क्षेत्रीय, धार्मिक और जातिगत पहचान बनाए रखने में मदद करते हैं। पंजाबी न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अपनी मातृभूमि और अन्य देशों से भी अपना जीवन साथी चुनते हैं। हाल के दिनों में सभी महाद्वीपों में शादियां तेजी से हो रही है। समाचार पत्रों और इंटरनेट पर वैवाहिक विज्ञापन उपयुक्त साथी ढूंढने के अधिक अवसर प्रदान करते हैं। सार्वजनिक टेलीफोन स्टेशनों, एसटीडी, सेल फोन और इंटरनेट ईमेल सेवाओं के आगमन से सामाजिक संबंधों में और सुधार हुआ है। पंजाबी संस्कृति उनकी लोक कथाओं, प्रेम और युद्ध की कहानियों, मेलों, त्योहारों, नृत्य, संगीत और साहित्य में गहराई से निहित है। उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, एक साझा भाषा और एक मजबूत पंजाबी पहचान उन्हें एकजुट करती है। पंजाबी संस्कृति का पर्याय भांगड़ा नृत्य को पंजाबी प्रवासी पहचान में प्रमुख स्थान मिला है। पिछले 2 दशकों में कई भांगड़ा मंडलियों ने कनाडा और अमेरिका में पंजाबियों का मनोरंजन करने के लिए अटलांटिक पार की यात्रा की है। ये प्रदर्शन पंजाबी प्रवासियों के बीच पुरानी यादों की भावना पैदा करते हैं, क्योंकि वे परिचित नृत्य देखते हैं जो विदेशों में पंजाबियों के संघर्ष और अनुभवों को दर्शाते हैं। साप्ताहिक समाचार पत्रों, मासिक और त्रैमासिक पत्रिकाओं सहित पंजाबी मीडिया विदेशी सिखों को उनकी मातृभूमि के बारे में सूचित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो चैनल भी दुनिया भर में पंजाबियों को जानकारी और मनोरंजन प्रदान करते हैं। ऐसे कई चैनल हैं जिनमें पंजाबी रेडियो, नेटगुरु इंडिया, एन इंडिया, लाइव 365.com, पंजाबी प्लस मैनी, AM 1320 वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, कनाडा में बहुसांस्कृतिक रेडियो पंजाबी सैटरडे,
रेडियो सिख इन्फो, डेली कुकमनामा और बहुत कुछ शामिल है। ये सैटेलाइट चैनल दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीयों के लिए पंजाब और पंजाबी संस्कृति की तस्वीरें लाते हैं। इसके अतिरिक्त पंजाबी फिल्में, वीडियो और पत्रिकाएं अब विदेशों में अधिकांश एशियाई दुकानों में आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे पंजाबियों का सांस्कृतिक वातावरण और समृद्ध हुआ है। टटला 1999-68 से 71। आर्थिक दृष्टिकोण से पंजाबी आप्रवासी आज अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने देश में अपने परिवारों का समर्थन करने और अपने गृह राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भेजते हैं। हांडी 1996। वे इस प्रेषण को पंजाब के प्रमुख शहरों जैसे जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ और अन्य में उद्योग कारखाने स्थापित करने, जमीन खरीदने और परिवहन कंपनियां शुरू करके निवेश करते हैं। टटला 1999-63। वे पंजाब में दान, अस्पतालों और शैक्षिक केंद्रों को विकसित करने के लिए अपने प्रेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए, कृषि में विदेशी सिखों की भागीदारी ने 1960 के दशक की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अंतर्राष्ट्रीय परोपकार का एक उल्लेखनीय उदाहरण आदर्श गांवों का निर्माण है। सिखों को दुनिया के विशिष्ट धार्मिक समूहों में से एक के रूप में आसानी से पहचाना जा सकता है। उनका पूजा स्थल, जिसे गुरुद्वारा कहा जाता है, सिख धर्म में एक मौलिक संस्था है। गुरुद्वारे धार्मिक मान्यताओं और रीति-रिवाजों को बढ़ावा देने के अपने प्राथमिक कार्य के अलावा विश्व स्तर पर सिखों के सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरुद्वारों के माध्यम से सिख अपनी सामाजिक धार्मिक पहचान बनाए रखते हैं और इन संस्थानों का उपयोग अपने समुदाय की एकजुटता को बनाए रखने के लिए करते हैं। सिखों की धार्मिक भक्ति और खुद को संगठित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें जहां भी प्रवास किया है, वहां गुरुद्वारे बनाने में सक्षम बनाया है। दुनिया भर में हजारों गुरुद्वारे हैं, जो ऐसे कार्यक्रमों और त्योहारों का आयोजन करते हैं जो सिख जीवन के धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा ये संस्थाएं सिख समुदाय की धार्मिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित करते हुए लोगों को राजनीतिक गतिविधियों के लिए संगठित करती है। गुजराती प्रवासी। गुजराती मूल के लोग जो अब दूसरे देशों में रहते हैं, वे मूल रूप से भारत के गुजरात राज्य से आए थे। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर है और इसकी सीमा पश्चिम में अरब सागर, उत्तर और उत्तर पूर्व में राजस्थान, पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में महाराष्ट्र से लगती है। 2001 तक गुजरात में 25 जिले थे और इसका क्षेत्रफल 1.96 लाख वर्ग किलोमीटर था। 2001 में गुजरात की जनसंख्या 5.06 करोड़ थी, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार। गुजरात के व्यापारी बहुत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल रहे हैं, विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीका में मसालों, हाथी दांत और कपड़ा जैसी वस्तुओं का व्यापार करते हैं। लेकिन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में बड़ी संख्या में गुजराती मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका की ओर जाने लगे। कई कारकों ने उन्हें प्रवासन के लिए प्रेरित किया, जिनमें स्वयं गुजरात की समस्याएं भी शामिल थीं, जैसे 1899 से 1902 तक और फिर 1916 से 1918 तक प्लेग महामारी, 1918 से 19 में इन्फ्लुएंजा महामारी और 1899 से 1900 में अकाल। स्थानीय कपड़ा उद्योग की समस्याओं के कारण भूमि की कमी और नौकरी के अवसरों में गिरावट जैसे मुद्दे भी थे। संयोग से उसी समय पूर्वी अफ्रीकी देशों में आर्थिक और वाणिज्यिक अवसर खुल रहे थे। नए शहर बनाए जा रहे थे और केन्या में नैरोबी,
नाकुरू और किसुमु और युगांडा में कंपाला, जिंजा और टोरोरो जैसी जगहों पर रेलवे का विस्तार हो रहा था। इसके कारण कई गुजरातियों को युगांडा, फिजी, जाम्बिया, केन्या, मलावी और ज़ांज़ीबार की ओर पलायन करना पड़ा। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के खुलने के साथ गुजरातियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और अन्य देशों में मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। 20वीं सदी की शुरुआत में कई गुजराती संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। गुजराती प्रवासियों में पाटीदार सबसे बड़ा समूह है। उन्हें सामान्य उपनाम पटेल से जाना जाता है। सौराष्ट्र मूल के लोहाना, जिन्हें बनिया कहा जाता है, भी इस समूह का हिस्सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कैरेबियन जैसे देशों में जहां गुजरातियों ने खुद को स्थापित किया है, उन्हें अक्सर सबसे समृद्ध और सफल दक्षिण एशियाई समुदायों में से एक के रूप में देखा जाता है। वे न केवल व्यवसाय में शामिल हैं, बल्कि प्रौद्योगिकी, विज्ञान, चिकित्सा और व्यवसाय प्रबंधन जैसे पेशेवर क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट हैं। आज गुजराती दुनिया भर में प्रमुख भारतीय प्रवासी समुदायों में से एक है। उनकी संख्या एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकती है, लेकिन केन्या, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे अधिकांश अफ्रीकी देशों में उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। वे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, यूके, कनाडा और न्यूजीलैंड के विभिन्न हिस्सों में भी बस गए हैं। गुजरातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पता लगाया गया है। गुजरातियों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। गुजरातियों का अपने देश से जो जुड़ाव है, वह सिर्फ यादों का नहीं है। यह एक सतत और जीवंत लिंक है। इन कनेक्शनों को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: सूक्ष्म और स्थूल लिंकेज। गुजरातियों के बीच सूक्ष्म स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दो कोणों से देखा जा सकता है। सबसे पहले, भारत में गुजरातियों और दुनिया के अन्य हिस्सों में उनके परिवार के सदस्यों के बीच संबंध है। दूसरा, दुनिया भर में रहने वाले गुजरातियों के बीच संपर्क है। वृहद स्तर के संबंध संस्थानों, संगठनों और संघों के रूप में दिखाई देते हैं, जो प्रवासी भारतीयों, विदेश में रहने वाले गुजरातियों को उनके गृह देश और एक दूसरे से जोड़ते हैं, चाहे वे किसी भी देश में हों। दुनिया भर में गुजराती अपनी भाषा, संस्कृति और विशिष्ट भोजन विकल्पों, विशेषकर अपने शाकाहार पर कायम रहने के लिए जाने जाते हैं। गुजरात में पारंपरिक कलाओं और रीति रिवाजों का एक समृद्ध इतिहास है। धांध्या, एक लोक नृत्य जिसमें लाठियां शामिल होती है, और गरबा भारत और विदेशों में युवा गुजरातियों के बीच लोकप्रिय है। मूल रूप से धंधा एक ग्रामीण नृत्य था, लेकिन आज यह शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें डिस्को, हिप हॉप, रेगे, फंक, हिंदी फिल्म संगीत और अफ्रीका, अमेरिका और कैरेबियन के अन्य लोकप्रिय संगीत के तत्व शामिल हैं। ये मिश्रित नृत्य शैलियाँ लंदन, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज से लेकर भारत तक साझा की जाती है। वे शादियों, नृत्य पार्टियों और सामुदायिक समारोहों में प्रदर्शित होने वाली हिंदी फिल्मों में अपना रास्ता तलाशते हैं। ये सांस्कृतिक प्रदर्शन विशेष अवसरों पर होते हैं। उदाहरण के लिए, नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा का सम्मान करने के लिए 9 रातों का धार्मिक समारोह धांध्या नृत्य एक प्रमुख आकर्षण होता है और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक साथ नृत्य करते हैं। इन नृत्यों और संगीत के प्रति प्रेम सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह ऐसी चीज है जिसकी दुनिया भर के लोग सराहना करते हैं। टेलीविज़न दुनिया भर में विभिन्न जातीय समूहों के बीच संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ऑनलाइन मीडिया के वैश्विक नेटवर्क दुनिया भर में फैले हुए लोगों से जुड़ना आसान और अधिक किफ़ायती बनाते हैं। उदाहरण के लिए, गुजराती प्रवासियों की सेवा करने वाली वेबसाइटें व्यक्तियों, सामुदायिक संगठनों और प्रवासी सदस्यों के स्वामित्व वाले व्यवसायों को सूचीबद्ध करने वाली अंतर्राष्ट्रीय निर्देशिकाएं बना रही है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को उनके प्रवासन से पहले संबंधों को फिर से स्थापित करने में मदद करते हैं, भले ही यह केवल डिजिटल दायरे में ही क्यों न हो। वे अद्वितीय पहचान वाले आभासी समुदायों के निर्माण को भी बढ़ावा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुजराती संघ और संगठन सभी गुजरातियों को एकजुट करके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे गुजरात का समर्थन करने और गुजराती संस्कृति, परंपराओं और लोक कथाओं को संरक्षित करने के लिए काम करते हैं। कई गुजराती संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और पूर्वी अफ्रीका जैसे देशों में रहते हैं। इन स्थानों पर उन्होंने स्थानीय स्तर पर साथी गुजरातियों की सहायता करने और दुनिया भर के गुजरातियों के साथ जुड़ने के लिए संस्थानों और संघों की स्थापना की है। तेलुगु प्रवासी। दक्षिण भारतीय समुदायों के बीच तेलुगु लोगों की एक अनूठी विशिष्टता है, क्योंकि वे 19वीं सदी की शुरुआत से ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रवास कर रहे हैं। वे मूल रूप से भारत के तीसरे सबसे बड़े और सबसे घनी आबादी वाले राज्य आंध्र प्रदेश से आते हैं। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा तेलुगु भारत में 65 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 7.8% है। भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार प्रवासी भारतीयों सहित कम से कम 68 मिलियन लोगों के लिए तेलुगु प्राथमिक भाषा है। यह भाषा मॉरिशस, सिंगापुर, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में भी फैल गई है, जहां बड़ी संख्या में तेलुगु आप्रवासी है। बंगाल की खाड़ी के किनारे आंध्र प्रदेश की तटीय स्थिति ने इसे भारतीय उपमहाद्वीप में एक अनूठी भूमिका दी है। तेलुगु लोगों का बर्मा, सुमात्रा जैसे देशों और सुदूर और मध्य पूर्व के विभिन्न देशों के साथ विदेशी व्यापार का एक लंबा इतिहास है। दुनिया के अन्य हिस्सों में तेलुगु लोगों का बड़े पैमाने पर प्रवासन 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान हुआ, जब उन्होंने ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशों में वृक्षारोपण श्रम की गिरमिटिया प्रणाली के तहत रोजगार की तलाश की। कई चीजों के कारण तेलुगु लोग अन्य स्थानों पर चले गए। इनमें से कुछ कारणों ने उन्हें दूर धकेल दिया, जबकि अन्य ने उन्हें नए अवसरों की ओर खींच लिया। एक ओर अकाल और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं, स्थानीय उद्योगों में कमी, बढ़ती जनसंख्या और नौकरियों की कमी के कारण कई तेलुगु लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। दूसरी ओर ब्रिटिश उपनिवेशों में नौकरी के अवसर थे जहां वे वृक्षारोपण पर काम कर सकते थे। इन अवसरों ने कई तेलुगु लोगों को आकर्षित किया, जिससे उन्हें भूख और मौत से बचने में मदद मिली। वे फिजी, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस जैसे देशों में गए। 19वीं शताब्दी के दौरान तेलुगु लोग बागानों में काम करने के लिए गिरमिटिया मजदूरों के रूप में दक्षिण अफ्रीका, फिजी और मॉरिशस जैसी जगहों पर चले गए। विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों के लोग सीलोन में चाय और कॉफी के बागानों और मलेशिया में रबर के बागानों में काम करने जाते थे, अक्सर कंगनी और मिस्त्री के रूप में काम करते थे, जो श्रमिक भूमिकाओं के प्रकार है। 1921 तक मलाया में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले से लगभग 39,986 आंध्र थे। यूरोपीय कंपनियों द्वारा वृक्षारोपण श्रमिक के रूप में काम करने के लिए भर्ती किए गए लोगों में से 80% तेलुगु और तमिल मूल की अछूत जातियों के अकुशल श्रमिक थे। युद्धों के बाद तेलुगु प्रवास बदल गया।
कई युवा तेलुगु पेशेवर बेहतर अवसरों की तलाश में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रांस जैसे विकसित देशों में चले गए। सीमाओं के पार तेलुगु लोगों के बीच संबंधों की जांच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से की जा सकती है। तेलुगु के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसने वाले तेलुगु लोगों ने आंध्र प्रदेश में अपने परिवारों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। अतीत में वे पत्रों और कभी-कभार मुलाकातों के माध्यम से संपर्क में रहते थे। हालांकि टेलीफोन, टेलीग्राफ और इंटरनेट जैसी संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ वैश्विक स्तर पर परिवार और रिश्तेदारों से तुरंत जुड़ना संभव हो गया है। इन तकनीकी विकासों ने बिखरे हुए तेलुगु समुदायों को डिजिटल दुनिया में एक आभासी समुदाय बनाने की अनुमति दी। तेलुगु लोगों के लिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है और विवाह उनकी संस्कृति का एक केंद्रीय हिस्सा है। परंपरागत रूप से वे स्थानीय रीतिरिवाजों का पालन करते हुए करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह का आयोजन करते थे। आज तेलुगु समुदाय इस प्रथा को जारी रखते हैं, अक्सर विवाह की व्यवस्था करते हैं जो सीमाओं के पार परिवारों को जोड़ते हैं। वे भारत में अपने बेटे और बेटियों की शादी तेलुगु लोगों से करना पसंद करते हैं। इंटरनेट पर ऑनलाइन वैवाहिक सेवाएं जाति और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर उपयुक्त दुल्हन या दूल्हे को ढूंढना आसान बनाती है, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों। सांस्कृतिक रूप से आंध्र प्रदेश की अपनी अनूठी परंपरा है, जो अन्य प्रमुख भारतीय सांस्कृतिक शैलियों से अलग है। आंध्र प्रदेश के कुछ सांस्कृतिक प्रतीक कुचिपुड़ी नृत्य, पोचमपल्ली हथकरघा और कलमकारी पेंटिंग है। इन परंपराओं को तेलुगु लोग संजो कर रखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है और तेलुगु प्रवासियों के बीच विभिन्न समारोहों और समारोहों में किया जाता है। एक अन्य पुरुष नृत्य शैली जिसे पेरिनी थांडवम कहा जाता है, प्रवासी भारतीयों में तेलुगु व्यक्तियों द्वारा भी भव्यता के साथ प्रदर्शित की जाती है। त्योहार आंध्र प्रदेश और विदेशों दोनों में तेलुगु समुदाय को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उगादी, तेलुगु नव वर्ष का दिन, मकर संक्रांति, दशहरा, दिवाली, शिवरात्रि और गणेश चतुर्थी जैसे तेलुगु त्योहार न केवल आंध्र प्रदेश में बल्कि दुनिया भर में तेलुगु लोगों द्वारा भी मनाए जाते हैं। ये त्योहार तेलुगु लोगों को एकजुट करते हुए घरों और सामूहिक आयोजनों दोनों में मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह टीवी चैनलों और वीसीआर तकनीक के विकास ने दूर देशों के तेलुगु लोगों को करीब ला दिया है, जिससे एक काल्पनिक तेलुगु दुनिया का निर्माण हुआ है। जेमिनी टीवी और ईटीवी जैसे चैनल, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में है, राष्ट्रीय सीमाओं से परे तेलुगु लोगों तक पहुंचते हैं। ये सैटेलाइट चैनल दुनिया भर के तेलुगु लोगों की सूचना और मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करते हैं। सभी उम्र, लिंग और सामाजिक वर्गों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम पेश करते हैं। मातृभूमि और प्रवासी भारतीयों के बीच दो प्रकार के आर्थिक संबंध हैं। सबसे पहले एक गैर-उद्यमी चैनल है, जहां तेलुगु रिश्तेदारों और दोस्तों को उपहार के रूप में देने के लिए या छोटे लाभ के लिए बेचने के लिए विदेश से विशेष वस्तुएं और मूल्यवान सामान वापस लाते हैं। माल का यह प्रवाह त्योहारों और छुट्टियों के दौरान चरम पर होता है। दूसरे उद्यमी चैनल है, जिसमें मातृभूमि और प्रवासी भारतीयों के बीच औपचारिक आर्थिक संबंध शामिल है। विदेश में रहने वाले कई तेलुगु लोग अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा प्रेषण के रूप में घर वापस भेजते हैं। इन फंडों का उपयोग रियल एस्टेट, औद्योगिक उद्यमों, छोटे व्यवसायों, शैक्षणिक संस्थानों में निवेश और वृद्धाश्रमों और अकाल और बाढ़ के राहत प्रयासों जैसी धर्मार्थ गतिविधियों में योगदान के लिए किया जाता है।
कॉरपोरेट अस्पताल जैसे अपोलो अस्पताल, मेडविन अस्पताल, CDR। आंध्र प्रदेश में अस्पतालों और LV प्रसाद नेत्र संस्थान को NRI तेलुगु लोगों के योगदान से लाभ हुआ है, खासकर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में। प्रवासी अक्सर अपनी साझा जातीयता के कारण एक साथ आते हैं, जिससे उन्हें समान लक्ष्यों की दिशा में काम करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, तेलुगु लोगों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और उस नए देश में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए समूह बनाए हैं, जिन्हें वे अपना घर कहते हैं। वे अपने मूल स्थान पर अपने साथी तेलुगु लोगों के साथ भी मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। इन समूहों में सक्रिय रूप से भाग लेकर प्रवासी तेलुगु लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ये संघ कभी कभी सम्मेलनों की मेजबानी करते हैं और महत्वपूर्ण त्योहार मनाते हैं, मुख्य रूप से किसी विशेष क्षेत्र या देश में स्थानीय तेलुगु समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए। वे आंध्र प्रदेश या अन्य प्रवासी समुदायों के उल्लेखनीय तेलुगु व्यक्तियों को भी इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण देते हैं। ये संगठन आम तौर पर जाति, धर्म, क्षेत्र और व्यापक तेलुगु पहचान जैसे कारकों के आधार पर बनते हैं। चिंतन और क्रिया 23.2। वे कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके कारण औपनिवेशिक और उत्तरौपनिवेशिक काल के दौरान पंजाबियों, गुजरातियों और तेलुगुओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुआ? शीर्षक: औपनिवेशिक और उत्तरौपनिवेशिक काल के दौरान पंजाबियों, गुजरातियों और तेलुगुओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को प्रभावित करने वाले कारक। परिचय: भारत के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एक महत्वपूर्ण घटना रही है, जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रेरित है। इस प्रतिबिंब और कार्रवाई पत्र में हम उन महत्वपूर्ण कारकों का पता लगाएंगे जिनके कारण औपनिवेशिक और उत्तरौपनिवेशिक काल के दौरान पंजाबियों, गुजरातियों और तेलुगुओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुआ। इन प्रवासों का गृह क्षेत्रों और मेजबान देशों दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन प्रवासों के पीछे के कारकों को समझने से भारत के प्रवासी भारतीयों के जटिल इतिहास और इसके वैश्विक संबंधों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। पंजाबी आर्थिक अवसर: पंजाबी प्रवास का एक प्राथमिक कारण बेहतर आर्थिक संभावनाओं की तलाश थी। औपनिवेशिक काल के दौरान पंजाब क्षेत्र कृषि संकट और सीमित औद्योगिकरण से पीड़ित था। कई पंजाबियों ने कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे ब्रिटिश उपनिवेशों में खेतों और उद्योगों में मजदूरों के रूप में रोजगार की तलाश की। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां: ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य हिस्सों में अपनी कृषि और श्रम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पंजाबी प्रवास को प्रोत्साहित किया। पंजाब क्षेत्र को अपनी अधिशेष आबादी के कारण श्रम के संभावित स्रोत के रूप में देखा जाता था और रेलवे के निर्माण से इसे और अधिक सुविधाजनक बनाया गया, जिससे यात्रा अधिक सुलभ हो गई। विश्व युद्धों का प्रभाव: 2 विश्व युद्धों के कारण पश्चिमी देशों में श्रम की मांग बढ़ गई। पंजाबियों ने इन युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिया और उनके योगदान ने मेजबान देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया, जिससे युद्ध के बाद प्रवासन हुआ, क्योंकि युद्ध समाप्त होने के बाद सैनिक अपने मेजबान देशों में बस गए। पारिवारिक श्रृंखला प्रवासन: पारिवारिक नेटवर्क ने पंजाबियों के प्रवास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक प्रवासी अक्सर अपने परिवार के सदस्यों के प्रवासन को प्रायोजित करते थे, जिससे कनाडा, UK और अमेरिका जैसे देशों में प्रवासियों के निरंतर प्रवाह में सुविधा होती थी। गुजराती व्यापारिक परंपराएं: गुजरात में व्यापार और वाणिज्य का एक समृद्ध इतिहास है और गुजराती सदियों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल रहे हैं।
गुजरातियों की उद्यमशीलता की भावना के कारण औपनिवेशिक और उत्तरौपनिवेशिक काल के दौरान व्यापार के अवसरों के लिए प्रवासन हुआ। औपनिवेशिक संबंध। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने गुजरातियों के प्रवास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने व्यापार और श्रम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुजरातियों को पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रवासी समुदाय। पूर्वी अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गुजराती प्रवासी समुदायों की उपस्थिति के कारण श्रृंखलाबद्ध प्रवासन हुआ। इन समुदायों ने नए प्रवासियों के लिए सहायता नेटवर्क प्रदान किया, जिससे प्रक्रिया अधिक सुलभ हो गई। राजनीतिक कारक। 1947 में भारत के विभाजन के कारण सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया और कई गुजराती हिंसा से बचने और ब्रिटेन जैसे देशों में शरण लेने के लिए चले गए। 1960 और 1970 के दशक में पूर्वी अफ्रीका में राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी गुजरातियों का पश्चिम की ओर महत्वपूर्ण प्रवासन हुआ। तेलुगु। कृषि परिवर्तन। तेलुगु ऐतिहासिक रूप से कृषि प्रधान समुदाय रहे हैं और औपनिवेशिक काल के दौरान भूमि स्वामित्व और कृषि पद्धतियों में परिवर्तन ने आर्थिक कठिनाइयां पैदा की। कई तेलुगु लोगों ने कृषि संकट से बचने के लिए विदेशों में बेहतर अवसरों की तलाश की। शिक्षा और व्यावसायिक प्रवासन। तेलुगु में शिक्षा की एक मजबूत परंपरा है और कई लोग उच्च शिक्षा या व्यावसायिक अवसरों के लिए पलायन कर गए। अमेरिका और ब्रिटेन तेलुगु छात्रों और पेशेवरों के लिए आकर्षक गंतव्य बन गए। आईटी और प्रौद्योगिकी में उछाल। औपनिवेशिक काल के बाद हैदराबाद जैसे शहरों में आईटी उद्योग के उद्भव ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की एक नई लहर को जन्म दिया। तेलुगु विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में अवसरों की तलाश में थे। पारिवारिक पुनर्मिलन। पंजाबियों और गुजरातियों की तरह पारिवारिक पुनर्मिलन ने तेलुगु प्रवास में भूमिका निभाई। जो लोग पहले से ही विदेशों में बस गए थे, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को अपने साथ शामिल होने के लिए प्रायोजित किया। निष्कर्ष। औपनिवेशिक और उत्तरौपनिवेशिक काल के दौरान पंजाबियों, गुजरातियों और तेलुगुओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आर्थिक अवसरों, औपनिवेशिक नीतियों, पारिवारिक नेटवर्क, राजनीतिक अस्थिरता और बदलती सामाजिक आर्थिक स्थितियों सहित असंख्य कारकों से प्रभावित था। इन प्रवासन ने न केवल इसमें शामिल व्यक्तियों और समुदायों की नियति को आकार दिया है, बल्कि मेजबान देशों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इन प्रवासों के परिणामस्वरूप गठित प्रवासी समुदाय भारत को वैश्विक परिदृश्य से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्रवासन पैटर्न का अध्ययन करने से हमें आज जिस दुनिया में रहते हैं, उसे आकार देने में ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की जटिल परस्पर क्रिया को समझने में मदद मिलती है।